नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का जो जनवरी 2025 का जो अंक है और उसमें नवंबर 2024 इस माह का जो है करंट अफेयर्स दिया गया है। उसके अलग अलग सेक्शंस को हम ऑलरेडी लगातार कई दिनों से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम अपने एक और पसंदीदा जो हमारा सेक्शन है इसमें वो है संसदीय प्रश्नोत्तरी। जो संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विपक्ष के लोग जो है सरकार सत्ता पक्ष से पूछते हैं और सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपने मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो वो जब जवाब देते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स और जो डाटा हैं वो सामने आते हैं और वो सरकार के द्वारा दिए गए फैक्ट्स होते हैं। उनको किसी भी परीक्षा में कहीं काटा नहीं जा सकता किसी कोर्ट में, और वो बहुत ही ऑथेंटिक डाटा होता है। भले थोड़ा पुराना होता है, 1-2 साल पुराना होता है, लेकिन उससे एक दिशा तो मालूम चल ही जाती है। तो मित्रों, उसी जो संसदीय प्रश्नोत्तरी वाला हिस्सा है उसी को आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला वो है पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो भारत में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को चालू किया गया है। इसमें 5.2 मिलियन पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया गया है और 90 मिलियन पुस्तकों को संरक्षित किया गया है इस मिशन के तहत, और 3.5 लाख पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ पन्ने हैं। 100 से अधिक कार्यशालाएं की गई हैं और इनका जो वेब पोर्टल है पांडुलिपि मिशन का, उस पर लगभग 1.4 लाख पांडुलिपियां अपलोड कर दी गई हैं और जिनमें से 75,000 मतलब कि लगभग आधे से ज्यादा ये शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए फ्री में उपलब्ध की गई हैं। अगला देखते हैं, MGMD मेरा गांव मेरी धरोहर, ये योजना है, कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत भारत के सभी गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करना है। यह जो कार्यक्रम है सांस्कृतिक विरासत और विकास की पहचान में ये भूमिका में जागरूकता को बढ़ावा देगी। इसमें करना क्या है, 6.5 लाख गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है, उनका भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और रचनात्मक प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। ये एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल के रूप में काम करेगा। अगर कोई पूछता है मेरा गांव मेरा धरोहर क्या है, तो 6.5 लाख गांव का सांस्कृतिक मानचित्रीकरण, उनका भौगोलिक, जनसांख्यिकीय और रचनात्मक प्रोफाइल बनाया जाएगा। तीसरा है राष्ट्रीय संस्कृति कोष। भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से ये अतिरिक्त संसाधन अर्थात पैसा जुटाने के लिए धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890 के तहत और 1996 को राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष की स्थापना की गई थी। अर्थात ये स्थापना है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष की, ये 28 नवंबर 1996 में की गई थी और फंड में योगदान करते समय दानकर्ता को एक परियोजना, एक स्थान या एक एजेंसी को चुनना पड़ेगा और यह भी बताना पड़ेगा कि उसका उपयोग किन गतिविधियों के लिए किया जाएगा, उसके धन का। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारत में जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारक हैं उनका डेवलपमेंट करना और सांस्कृतिक जो विशेषज्ञ हैं उनका प्रशिक्षण, संग्रहालय जो हमारे बनाए गए हैं उनका विस्तार करना, उनका और उनको भव्य बनाना, उनमें अगर कोई कमी है तो उनको निर्माण करना और जो लुप्त होती सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं उनका दस्तावेजीकरण करना। ये जो हमारा राष्ट्रीय संस्कृति कोष है इसका प्रबंधन कौन करता है, जो संस्कृत मंत्रालय है वो करता है। इसके संस्कृत मंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद का गठन किया जाता है जिसमें 25 सदस्य हो सकते हैं और जो संस्कृत मंत्रालय के सचिव होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा एक कार्यकारी समिति होती है जिसमें अधिकतम 11 सदस्य होते हैं। और हाँ, एक जो विशेष बात है कि इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके ऊपर CSR की लायबिलिटी रहती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जिसमें अपने टर्नओवर का एक कुछ हिस्सा समाज के लिए, देश के लिए खर्च करना पड़ता है, उसमें वो सभी वो दिए हुए हैं पॉइंट्स कि आप किन किन जगहों पर ये पैसा खर्च करेंगे। लेकिन कंपनियां उसमें लूप होल निकाल लेती हैं और जहां जहां खर्च करती हैं वो अपना प्रचार का माध्यम बना लेती हैं। तो उसमें उस CSR में भी जो है इसको छूट दे दी गई है कि आप CSR का पैसा भी इसमें लगा सकते हैं।
और अगर कोई आम आदमी इसमें पैसा लगाता है तो उसे आयकर की धारा 80G2 के तहत 100% टैक्स रिबेट मिल जाएगा। और जो एनसीएफ के खाते हैं उसका जो ऑडिट है वो कैग सीएजी के द्वारा किया जाता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अर्थात जो व्यक्ति इसमें अपना जो पैसा देगा, दान देगा, वो सही कामों के लिए ही लगेगा, ऐसा मान सकते हैं। आगे देखते हैं हाथियों का संरक्षण। हाथी सहित वन्यजीव आवासों का प्रबंधन मुख्य रूप से सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की जो प्रशासन है उनकी जिम्मेदारी है। अर्थात वन्य जीव संरक्षण जो है ये राज्य सरकार का विषय बन जाएगा। और इसमें नियम कौन से लागू होंगे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927 और जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बनाए गए हैं वो सभी लागू होंगे। कहां पर? जो वन्य आवासों के प्रबंधन के लिए। अब इसमें है क्या कि जितने भी ये जो एलिफेंट रिजर्व एरियाज हैं वो सब ओवरलैप करते हैं। किससे? जो टाइगर रिजर्व एरिया है या जो ये वन्य जीव अभ्यारण्य है या संरक्षित वन क्षेत्र है, इन पर ओवरलैप करते हैं। तो इसका लाभ ये मिलता है कि इन हाथी वाले जो क्षेत्र है, संरक्षण वाले क्षेत्र, इन पर अलग अलग और कानून भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और इसमें जो है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है मानव हाथी संघर्ष और बंदी हाथियों के कल्याण को संबोधित करते हुए उनके आवास और घरियालों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत वित्तीय और सहायता प्रदान करता है। कौन करता है? जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय। और वन्य जीव संघर्ष पर फरवरी 2021 में जो अंतर विभागीय समन्वय वन्य जीव हॉटस्पॉट स्थलों की पहचान की गई थी। अर्थात ऐसे जगह ढूंढी गई थी जहां पर मनुष्य और वन्य जीव में अक्सर संघर्ष होता रहता है और अगर संकट की स्थिति हो तो कैसे तुरंत टीमें बना करके जो है उनको दिशा निर्देश दिए जाएं और कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इस पर जो है फरवरी 2021 में एक दस्तावेज जारी किया गया था। आगे देखते हैं, एक और बहुत अच्छा वो पॉइंट आया है, ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन क्या है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है DANULM। इसके तहत जो शहर के गरीब हैं उनको स्थानिक मदद किए जाने के साथ साथ जो बेघरों को जो है उनको आश्रय भी प्रदान किया जाता है। अर्थात उनकी जरूरतों को तो पूरा ही किया जाएगा, इसके अलावा अगर वो आश्रयहीन है तो उनको घर भी दिया जाएगा। इसके तहत जो पात्र लोग हैं उनको जगह भी दी जाएगी, ऋण भी दिया जाएगा, सामाजिक सुरक्षा और सुविधा प्रदान की जाएगी और जिससे कि उनकी आजीविका की व्यवस्था की जा सके। इस योजना के अंतर्गत या तो कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार या वेतन आधारित नौकरियां प्रदान की जाएंगी। अर्थात उनको इस प्रकार का स्किल जो प्रोग्राम सिखाया जाएगा कि या तो वो वेतन वाली नौकरी पा जाएं या अपना कोई स्वरोजगार शुरू करें। कौन लोग? जो शहरों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं वो। इस प्रकार का जो स्वरोजगार कार्यक्रम है वो व्यक्तियों के लिए चलाया जाएगा और स्व सहायता समूहों और स्वरोजगार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति हैं पर्सनल लेवल पर अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको सहायता की जाएगी, अगर स्व सहायता समूह बनाएंगे तो सहायता की जाएगी और सूक्ष्म उद्यम को स्थापित करना चाहें तो उनको वित्तीय रूप से उनकी मदद की जाएगी, उनको लोन दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों, जो संसद प्रश्नोत्तरी में हमने क्या देखा? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन देखा, हाथियों के संरक्षण के बारे में देखा, एनसीएफ क्या है ये जाना और मेरा गांव मेरी धरोहर इसको जाना और पांडुलिपियों के लिए जो राष्ट्रीय मिशन सरकार ने बनाया है उसके बारे में जाना। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।